हेलो एवरीवन, इंडियन ज्योग्राफी के मैप स्टडी के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ लिया, जिसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी मैप स्टडी में जाकर देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को लेकर भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको इससे आते हैं और चीज़ों को पढ़ने का अपना एक तरीका है। ज्योग्राफी बहुत आसान हो सकती है, बस आप मैप से इसे पढ़ते जाएं और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर नजर रखते जाएं। कैसे करना है, आप इस सीरीज में मुझे फॉलो अप करते रहेंगे तो आपकी ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाएगी और हर चीज़ यहाँ पर पढ़ना, याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, मैं आपको यहाँ पर आज प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ाता हूँ, कुछ अलग तरीके से, कुछ मैपिंग के साथ, कुछ जानकारियों के साथ यहाँ पर, जिसे आपको याद रखना कैसे बेहतर हो सकता है उस पर नजर डालेंगे। सबसे बात पहले करते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या है, कैसी स्थिति है और ये जो हिमालयी नदियां हैं उनसे अलग क्यों हैं। ठीक है, मूल रूप से यहाँ पर जो एक कारण हमें दिखाई देता है, एक चीज अगर आप देखें जो प्रायद्वीपीय नदियों में देखने को मिलता है और हिमालयी नदियों में यहाँ पर वो चीजें आपको विशेष रूप से नहीं दिखती हैं। क्या कि सामान्यतः जो होती हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो डिपेंड करती हैं वर्षा के जल पर, जिसके कारण जब गर्मी का यहाँ पे मौसम आते हैं तो नदियों का जल जो है घट जाता है, छोटी छोटी धाराओं के रूप में यहाँ पर बहने लगता है और गर्मियों में मूलतः एक तरीके से कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम में ये नदियाँ सूख भी जाती हैं। हिमालयी नदियां क्योंकि ग्लेशियर से निकलती हैं, जिसके कारण में वर्ष भर यहाँ पे पानी बना रहता है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां जो मूलतः पठारी क्षेत्रों में बहती हैं तो इसके कारण यहाँ पर देखा जाए तो इनमें स्थिति आपको वर्षा पर डिपेंडेंसी इन पे ज्यादा है और ये सूखने की स्थितियां इसमें भी देखी जाती हैं। तो एक बेसिक जो डिफरेंस है प्रायद्वीपीय नदी और हिमालयी नदी में, इसे ध्यान रखना है। दूसरा, तो एक तरीके से यहाँ पर हम देखें तो हिमालयी नदियाँ ग्लेशियर से निकल रही हैं, ग्लेशियर और वर्षा जल दोनों ही यहाँ पर आपको होता है, जिसके कारण ये साल भर बहने वाली नदियाँ हैं, कह सकते हैं सदावाहिनी नदियाँ हैं, ये भी इस तरह के नाम यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं इन नदियों को लेकर के अलग अलग प्रकार और कहाँ ये बहती हैं, कहाँ गिरती हैं, उसको लेकर के भी देखिए दो चीज़ें आती हैं, दो वर्ड आते हैं यहाँ पर। एक होता है जिसे हम कहते हैं खाड़ी और एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, खाड़ी क्या होता है? खाड़ी का मतलब होता है समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब यहां तक आपको देखा जाए यहां तक है और यहां तक आपका स्थलीय क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर आपको, जो इसे हम कहते हैं खाड़ी, जिसमें स्थल भाग काफी अंदर तक आप पानी यहां पर प्रवेश कर जाए, जैसे यहां पर आप देखते हैं दो साइड से यहां पर स्थल है और बीच में यहां पर काफी अंदर तक आपको पानी है। तो इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? आपको खाड़ी कहा जाता है, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ कहा गया। ठीक है, बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, तो वो क्षेत्र हो गए। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप भूमि का वह भाग हो जो तीन ओर से पानी से घिरा रहता है, लेकिन एक तरफ मुख्य भाग हो, जैसे भारत को आप देखें। ठीक है, तो यहां पर एक मुख्य भाग है, लेकिन यहां पर इस साइड भी पानी है, नॉर्थ में भी पानी है, साउथ में भी, सॉरी ईस्ट वेस्ट, और यहां पे साउथ में इसके पानी है, नॉर्थ में यहां पर मुख्य भूमि है। तो दो चीजें समझ के रखिएगा। खाड़ी में क्या होता है? तीन ओर से भूमि और एक तरफ पानी, और दूसरी साइड यहाँ पर तीन ओर से पानी और एक तरफ से भूमि। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है जो प्रायद्वीप और खाड़ी में आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनको भी आप दो भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक, आप जैसे भारत का मैप देखिए, भारत के मैप में आपको एक तरफ यहाँ पे अरेबियन सी देखने को मिलता है और एक तरफ यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। अब कुछ नदियां जो होती हैं वो आपको इसमें अगर देखें तो कुछ नदियां होती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियां जो होती हैं बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो यहां पर हम इन दोनों नदियों के बारे में जानकारी लेंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं और बे ऑफ बंगाल में कौन सी गिरती हैं। तो यहां पे नाम ध्यान रखना है, कौन कौन सी हैं। देखिए, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा, ये सारी की सारी नदियां कहां गिर रही हैं? अरब सागर में। उसी तरीके से कई सारी जो नदियां हैं यहां पर आपको, जैसे दामोदर हो गया, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई और ताम्रपाणी, ये सब नदियां कहां गिर रही हैं? आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो इस तरीके से मूल नदियां जो हैं इनके नाम आपको ध्यान रखना है। नाम याद ध्यान रखना है तो आपको क्या करना है? इसी मैप का सहारा लेना है। जो नदियां यहां पर आपको बंगाल के अरबियन सागर में गिर रही हैं उनको यहां पर एक तरफ बना लेना है, एक कलर में, चाहे लाइक आप ब्लैक, ब्लू, ग्रीन यूज कर सकते हैं। दूसरी साइड यहाँ पर दूसरी नदियों का आप एक मैप बनाइए जो यहाँ पे आपको नाम दी गई हैं और इस तरीके से उन्हें आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, मेन फैक्ट जो पूछा जाए बस वो पढ़ो और मैप से पढ़ो। एक और चीज, अब इन नदियों के बारे में एक एक करके आपको बताता चलता हूं, पढ़ाते चलता हूं और मैप को भी दिखाते चलूंगा, बस आपको ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहना है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं।
तो पहले हम यहां पे देखते हैं आपको जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए पहली नदी है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी जो नदी है यहां पर आप ये देखिए, ये है दामोदर घाटी, ठीक है। तो ये है दामोदर घाटी, जो दामोदर जो नदी है यहां पर आप देखिए इसमें आके इसमें मिलती है, फाइनली यहां पर आपको ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसके बारे में जानकारी क्या है, जानकारी भी लेते चलेंगे, मैप में उसे बनाते भी चलेंगे। जानकारी क्या है, जानकारी कहती है कि देखिए उसका उद्गम कहां है। क्या पूछा जाता है, कई बार उद्गम पूछ लिया जाता है, उद्गम कहां से है। दामोदर नदी का उद्गम है छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड पड़ता है, और इसका बहाव क्षेत्र कहां है, किन राज्यों से होकर बहती है। तो यहां पे देखिए झारखंड से पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है, विशेषता है कि दामोदर जो नदी है झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर यहां पर मिल जाती है। इसे कई बार यहां पे आपको बंगाल का शोक भी यहां पर इसे कहा जाता है, जो कि इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी है स्वर्ण रेखा नदी। अब स्वर्ण रेखा नदी देखिए यहां पे कहां है, ये स्वर्ण रेखा नदी, यहां पे आप ब्लू कलर की इसे देख सकते हैं, ये स्वर्ण रेखा नदी यहां पर आपको जा रही है। और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्रोत कहां पर है, ये भी आपको देखा जाए तो रांची का पठार है, झारखंड। देखिए पठारी क्षेत्रों से निकल रही हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए छोटा नागपुर पठार से और रांची के पठार से निकलने वाली ये नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, इसीलिए इनको कहते हैं क्योंकि पठारी क्षेत्र से इनका उद्गम स्रोत है। तो रांची के पठार से निकल रही है स्वर्ण रेखा नदी। ध्यान रखिएगा कौन किस पठार से निकल रही है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मिलान करने को आ सकता है, ध्यान रखिएगा। बहाव क्षेत्र के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 3 राज्यों से होकर गुजरती है स्वर्ण रेखा नदी। पहला झारखंड से उद्गम, फिर यहां पर उड़ीसा से होते हुए पश्चिम बंगाल तक यहां पर बंगाल की खाड़ी में फाइनली यहां पर गिर जाती है। उसके बाद अगली नदी कौन सी है, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी को अब देखेंगे, वैतरणी नदी देखिए उसके नीचे यहां पर है, ये देखिए ये आ गई आपकी वैतरणी नदी। इसमें देखिए दामोदरी और हुगली यहां पर मिलती हैं और ये यहां पे गिर जाती है। फिर यहां पे आपकी स्वर्ण रेखा नदी और अगली नदी यहां पे छोटी सी नदी वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी देखिए क्योंझर पठार, ये उड़ीसा में पड़ता है। क्योंझर पठार देखा उड़ीसा में पड़ता है, बहाव क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद देखिए ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी, एक एक करके देखते चलेंगे। ब्राह्मणी देखिए जो नदी है, इसे यहां पर हम शंख नदी है, राउरकेला से यहां पर आपको निकलती है, कोयल नदी है, ब्राह्मणी नदी है, सारे यहां पर इसके नाम भी हो नाम है। ब्राह्मणी नदी की जो विशेषता है यहां पे देखिए झारखंड से आने वाली 2 नदियों यानी कि शंख और कोयल, इन दोनों नदियों का यहां पर आपको, इन दोनों नदियों का, शंख और कोयल की नदियों का यह संगम होती है, जिसे हम कहते हैं ब्राह्मणी नदी होती है। कहां से निकलती है, तो उड़ीसा के राउरकेला से। कहां से निकल रही है, उड़ीसा के राउरकेला से यहां पे निकलती है और ये ब्राह्मणी नदी यहां पर आपको कहलाती है। और आखिर में जाकर ये वैतरणी नदी के पास यहां पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आइए देख लेते हैं कि भाई कहां पर वैतरणी नदी थी, कहां पर ये है। तो ये देखिए ये है यहां पर आपकी वैतरणी नदी और ये है आपकी एक ब्राह्मणी नदी। यहां पर आप देखिए जाके आपको वापस से बे ऑफ बंगाल में यहां पर आपको गिर रही है। तो यहां पे देखिए दामोदर, हुगली, स्वर्णरेखा, वैतरणी और ब्राह्मणी, यहां पर ये सारी नदियां कहां पे गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इसके बाद अगली नदी कौन सी यहां पे, अगली नदी है यहां पर आपको महानदी है। महानदी के बारे में क्या जानकारी है, ये निकलती है सिंघावा पहाड़ी से, जो कि कहां पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़। बहाव क्षेत्र कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अगला जो तथ्य यहां पे देखिए 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, 3 राज्यों से होकर गुजर रही है। एक और चीज, उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा भी बनाती है और दूसरा है तेल नदी और जोंक नदी, इसकी यहां पर आपको सहायक नदियां। तो 2 इसकी सहायक नदियां, महानदी की 2 सहायक नदियां, ध्यान रखिएगा, तेल नदी और जोंक नदी। और ये कहां पे है, महानदी आप देखिए ये पड़ता है आपको महानदी, मैप में देखिए, मैप पे गौर करिएगा, महानदी। वैतरणी के बाद अगली जो नदी यहां पर है वो है आपकी महानदी। देखिए इनका क्रम भी ध्यान रखना है, कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो क्रम भी ध्यान रखना है आपको। महानदी, वैतरणी, आपको ब्राह्मणी देखिए और गोदावरी के यहाँ पे बीच में आपको महानदी आपको आती है। तो यहाँ पे कई बार क्रम भी पूछ लिया जा सकता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगली नदी पे चलते हैं। अगली है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी देखिए, गोदावरी नदी यहां पर आपको देख सकते हैं, ये आपको कहां पड़ती है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में इसका उद्गम है, ठीक है। कहां पे, ये है नासिक का एरिया, यहां पे से निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक जिला और यहां से आपको गोदावरी नदी आपको निकलती है। बहाव क्षेत्र देखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहले विशेषता देख लेते, फिर इसकी नदी के बारे में पूरा जानकारी मैं आपको देता हूं। विशेषता क्या है, सबसे पहली चीज, गोदावरी की नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की, कई बार क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी गोदावरी नदी।
इसको भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। इसे अन्य किस नाम से भी जानते हैं तो देखिए इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा 3 नामों से भी जानते हैं। और नासिक यानी गोदावरी के तट पर, यहां पर जो नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पर आपको स्थित शहर है। अब देखिए यहां पे इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये त्र्यंबकेश्वर है, नासिक जो जिला यहां पे है, नासिक जिला कहां पड़ता है तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक किस नदी के तट पे है तो गोदावरी नदी के तट पे है। यहां पे आप देखिए ये आती है मेन नदी, इसमें दुधना जो नदी है वो इसमें यहां पर आपकी इसकी सहायक नदी है। और गोदावरी आपको देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसमें यहाँ पे देखा जाए तो एक नदी जो मंजरी है, मंजरी नदी इस पे आकर गोदावरी मिलती है। मंजरी नदी पे देखा जाए तो निजाम सागर बांध बना हुआ है। फिर इसके आगे यहाँ पर आपको बढ़ती है तो देखिए यहाँ पे वेनगंगा जैसी नदियां हैं, बूढ़ी गंगा हैं, आपको वो आकर इसमें मिलती हैं। इंद्रावती जो नदी है वो आपको इसमें मिलती है। मगरी नदी बाली मेला में यहाँ पे जल सागर एक बनाया गया है और ये नदी आकर भी गोदावरी मिलती है। तो इसकी सहायक नदियों के नाम भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दुधना, मंजरी, वेनगंगा, इंद्रावती, मगरी, ये सब इसकी यहाँ पर आपको सहायक नदियाँ। और फाइनली जाकर कहाँ गिर रही है, फाइनली आपको गिर जाती है अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। तो ये इससे रिलेटेड आपको कुछ तथ्य हैं जिनको ध्यान रखना है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से नाम यहाँ पर हैं, ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगले आते हैं, अगली देखिए यहाँ पे है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में भी काफी सारा क्वेश्चन रहता है, काफी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एक नदी है। इसमें क्या जानकारी है पहले देखते हैं, फिर मैप देखेंगे। देखिए उद्गम, उद्गम हर चीज का नदियों का देखिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे लगातार पूछी जाती हैं। उद्गम कहाँ है, उद्गम देखिए पड़ता है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जो कि कहाँ है, पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र में। बहाव क्षेत्र, राज्य कितने हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये देखा जाए तो 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। विशेषता की बात करें तो पहली बात यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, गोदावरी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा भी यहां पर आपको कहा जाता है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के तट पर है और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा आपको बनाती है। तो ये इसके कुछ सहायक नदियां भी इसकी हैं और उनसे जुड़े तथ्य भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। आइए यहां पे देखते हैं। अब देखिए यहां पे है आपका कि उद्गम जो है महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। महाबलेश्वर जो कि आपको कहां है, महाराष्ट्र में। अब यहां से ये जो कि पश्चिमी घाट में है, फिर महाराष्ट्र से होते हुए ये कर्नाटक होती है, कर्नाटक के बाद फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 4 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद हमने यहां पे देखा कि इसकी सहायक जो नदियां हैं, दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये है कोयना नदी। कोयना नदी की देखिए यहाँ पे है जो कि इसकी सहायक नदी है और कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा ही को है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कोयना कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए और भी कुछ नदियां जैसे घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, 2 नदियां मिलकर के तुंगभद्रा नदी यहाँ पे बनाती हैं। भीमा नदी यहाँ पर है और मूसी नदी है, ये सब यहाँ पर इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें जो मूसी नदी है, इसी मूसी नदी के तट पर देखा जाए तो आपको हैदराबाद है। हैदराबाद यहाँ पर नगर आपको बसा हुआ है और आंध्र प्रदेश के पास विजयवाड़ा के पास देखा जाए यहाँ पे आपको ये डेल्टा भी आपको बनाती है गोदावरी, सॉरी कृष्णा नदी। तो ये सारी जो जानकारी है ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आती है पेन्नार नदी, ठीक है। यहां पर हमने देख लिया कौन कौन सी नदियां देख ली। तो हमने देखिए एक बार रिवीजन करा दे, हमने कहां तक पहुंच गए। हमने दामोदर से शुरू किया, दामोदर हुगली को देखा, फिर स्वर्णरेखा नदी देखा, फिर वैतरणी देखा, फिर ब्राह्मणी देखा, फिर महानदी देखा, गोदावरी देख लिया, कृष्णा देख लिया, यहां तक पहुंच लिया। अब ये 4 नदियां यहां पर आपको बाकी है, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। अब उन पे आते हैं। तो अगली नदी यहां पे देखिए कौन सी है, पेन्नार नदी है। पेन्नार नदी के बारे में देखिए क्या है तथ्य आपका। उद्गम देखिए कर्नाटक के कोलार से निकलने वाली नदी है और इसका जो बहाव क्षेत्र है 2 राज्यों से होकर बहता है। कर्नाटक से निकल के आंध्र प्रदेश से होते हुए ये आपको कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी नदी इसमें है कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होते हुए जो कि कर्नाटक में यहां पर पड़ती है। ये भी देखा जाए तो आपको 2 राज्यों से हो गए, यानी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विशेषता क्या है, यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है और पूरे वर्ष भर देखा जाए तो इसमें पानी बना रहता है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी यहां पर आपको कहा जाता है। वैगई नदी की बात करें तो तमिलनाडु में इससे निकलती है और पाक की खाड़ी मदुरै शहर में देखा जाए तो होकर वैगई नदी के तट पर यहां पर आपको वैगई नदी के तट पर आपका मदुरै शहर आपको है और पाक की खाड़ी में होकर यानी बंगाल खाड़ी में आपको गिर जाती है।
ताम्रपर्णी नदी जो है तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी में ये भी आपको जाकर गिर जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये चारों जो नदियां हैं उनसे रिलेटेड हमने तथ्य देख लिए। ये देखिए आप, ये हो गया आपका पेन्नार, कावेरी, वैगई और ये ताम्रपर्णी। तो ताम्रपर्णी जो है कहां पे, मन्नार की खाड़ी, और वैगई नदी जो पड़ती है आपको किसमें, पाक की खाड़ी। बाकी यहां तक कावेरी तक देखा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में आपको गिर रही हैं। तो इस तरीके से इनसे रिलेटेड आपको ये फैक्ट हैं जो कि हमने यहाँ पे देखे, इनको ध्यान रखना है, पढ़ लेना है, इनकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं इसके दूसरे साइड में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जो मैप पे थोड़ा सा पहले नजर अगर डाल लें, मैप को थोड़ा सा देख लें, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से इन नदियों के बारे में जानकारी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए नदी जो है, कौन कौन सी नदियां आती हैं, एक है लूनी, फिर यहाँ पे देखिए दूसरी है साबरमती, तीसरी जो नदी यहाँ पर है माही। ये सब की सब देखा जाए तो यहाँ पर देखा लूनी जो नदी है वो अपने आप में स्थल में ही गायब हो जाती है, बाकी जो नदियां हैं वो आपको अरब सागर में जाके गिरती हैं। दो नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती हैं, नर्मदा जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और ताप्ती जो नदी है वहां पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलने वाली आपको नदी है। और कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे देखिए, मांडवी, जुआरी, सरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा, ये सारी नदियां आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और इनका देखिए यहाँ पे आपको क्रम भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आइए इनसे रिलेटेड फैक्ट को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए जो कि प्रश्न के रूप में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या है, पहला देखिए लूनी नदी। लूनी नदी आपको देखा जाए अरावली पहाड़ी से अजमेर में यहाँ पर देखा जाए निकलती है, उद्गम स्थल अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी पड़ती कहाँ है, अजमेर में लूनी नदी निकलती है जो कि राजस्थान में। बहाव क्षेत्र राजस्थान गुजरात के कच्छ के रण में यहाँ पर आपको ये बहती है। विशेषता की है कि यह नदी जो है गुजरात के कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, खाड़ी में जाकर नहीं गिरती। एकमात्र ऐसी नदी जो बीच में ही यहाँ पर गायब हो जाती है, आपको किसी खाड़ी में समुद्र में यहाँ पर इसका विलय नहीं होता है, वो है लूनी नदी। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने कारण से मरुस्थलीय नदी भी आपको कहा जाता है। उसके बाद दूसरी नदी आती है साबरमती नदी। इसका उद्गम कहां है, उदयपुर जिला जो कि आपको राजस्थान में है, और अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान से आपको यहां पर निकलती है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में होकर बहती है, और किस खाड़ी में जाकर गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। विशेषता क्या है, विशेषता है कि अहमदाबाद और गांधीनगर जो है दोनों जो बड़े शहर हैं यहाँ पर गुजरात के, वो आपको साबरमती नदी के तट पर आपको स्थित हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, साबरमती नदी के किनारे आपको बसे शहरों के बारे में। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा, लूनी नदी के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आता है माही नदी, ठीक है। माही नदी को देखा जाए तो इसका उद्गम कहां है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। बहाव क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तीन राज्यों से होकर बहती है और अंततः आपको खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। विशेषता क्या है, ये एकमात्र यहां पर ऐसी नदी है माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है। इसके बाद आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को देखें तो इसका उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी, जिसका पश्चिमी बहाव क्षेत्र जो है वो ढलान है, और मध्य प्रदेश से यहाँ पर आपको निकलते हुए महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। टोटल परसेंटेज वाइज यहाँ पर देखा जाए तो वो भी 87%, 105%, 11 से 5% आपको दिया गया है। विशेषता की बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की यहाँ पर जीवन धारा कहा जाता है, जैसे कोयना नदी को यहाँ पर महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा गया है। इस दूसरी चीज, ये नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तीसरा, ज्वार नदी मुख यानी कि मेंजनतल और एस्चुरी का यहाँ पर निर्माण करने वाली आपको ये नदी है। कौन सी नदी, नर्मदा। नर्मदा देखा जाए तो एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य, दोनों के मध्य होकर यहाँ पर यह बहती है। आप देख सकते हैं यहाँ विंध्याचल, ये सतपुड़ा है, और उनके बीच से आपको नर्मदा नदी निकल कर आ रही है। इसके बाद नर्मदा और सोन नदियां जो हैं ऐसी नदियां जो एक ही स्थान यानी कि अमरकंटक से निकलती हैं, लेकिन दोनों ही विपरीत दिशा में जाकर बहने शुरू कर देती हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर जो है इसी नगर के किनारे बसा था। नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर का क्या नाम है, जबलपुर है। यहां पर आप देखिए जो भ्रंश घाटी जिसे हम कहते हैं, उनके निर्माण की एक स्थिति भी यहां पर आपको दिखाई गई है। ये एक स्थिति आपको है जो भ्रंश यहां पर आपको डेवलप होता है, और उसके बाद यहां पर आप देखें ये रिफ्ट वैली है, दो अलग अलग एक क्षेत्र आप कह सकते हैं, उनके बीच से अलग होने की घटना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये होती है रिफ्ट, ठीक है। यहां पर बन रहा है आपका क्षेत्र,
उसके बाद बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं बन जाता है न्यू ओशियन बेसिन, जिसे हम रेड सी भी यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं, उनका निर्माण हुआ है। और यही क्षेत्र धीरे धीरे क्या होता है, आपको इतना ज्यादा यहाँ पर आपको अलग, एक तरीके से एक दूसरे से जब अलग हो जाता है तो यहाँ पर एक विशाल आपको कह सकते हैं कि ओशियन बन जाता है। और इसी के नीचे अगर आप देखा जाए तो मिड ओशियन रिज का भी यहाँ पर आपको निर्माण होता है। ऐसा ही यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये भ्रंश घाटियां जो है सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो इस समय अफ्रीका में आपको एक बड़ी भ्रंश घाटियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम आते हैं ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी का देखा जाए उद्गम जो स्रोत है, ये इसका उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होकर निकलने वाली नदी है। 3 राज्यों में होकर बहती है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात आता है। इसका मुहाना जो है यानी जहां गिरती है वो खंबात की खाड़ी में जाकर इसका गिर जाती है, विलय हो जाता है अरब सागर में। विशेषता क्या है तो देखिए, भ्रंश घाटी से होकर ये भी एक नदी है जो बहती है, ताप्ती नदी। ज्वार नदी मुख है, इस सूरज का निर्माण करती है। और सूरत जो है, ताप्ती नदी पे बसा हुआ जो शहर है उसका नाम है सूरत। इसके बाद आता है मांडवी नदी। मांडवी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक के भीमगढ़ यानी कि राजस्थान से होकर बहने वाली नदी है, जिसका नाम है आपको देखा जाए तो मांडवी। पश्चिमी घाट में बहती है, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 2 राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक से, गोवा से, 2 राज्यों से होकर बहती है। गिरती कहाँ है तो अरब सागर में। एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहाँ पर है मांडवी नदी के संबंधित कि जो गोवा की राजधानी है पणजी, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ आपका शहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रम हमने देखा कि ताप्ती और मांडवी को अगर एक बार आप देख लें, ये रहा आपको मांडवी नदी और ये है आपको ताप्ती नदी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये नर्मदा नदी, एक बार रिवीजन करते चलते हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा और यहीं पर आपको देखें तो अरावली, अरावली पर्वत। तो यहाँ पर अलग अलग पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली ये नदियां हैं, जिसमें आपको देख सकते हैं माही है, शरावती है, नर्मदा है, ताप्ती है। उसके बाद ये पश्चिमी घाट की कुछ नदियां आपको हम देख रहे हैं, जिसमें हमने मांडवी को देख लिया। बाकी की जो नदियां हैं अब उनके बारे में देखें। ओके, कुछ नदियों को यहाँ पर आई थिंक मिस हो गई हैं, ठीक है, तो इसको हम अगले उसमें देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये जो नदियाँ इंपॉर्टेंट नदियाँ वैसे हमने देख ली हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा टॉपिक लगा जरूर बताइएगा और बाकी के यहाँ पर चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपको देखा जाए जो टॉपिक है उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।